नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज की खबरों की गहराइयों में उतरें, एक ज़रूरी सूचना। हमारे हर विश्लेषण की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसे ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए आज 4 जनवरी 2026 पार्ट 1 की कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरों को करीब से देखते हैं। हमारी ये बातचीत खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को ध्यान में रखकर की गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर खबर के हर पहलू को ठीक से समझें। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो वो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आज की हमारी पहली कड़ी जुड़ी है भूगोल और पर्यावरण से। शुरुआत करते हैं इंडोनेशिया से, जहां का माउंट बुर नितेलोंग ज्वालामुखी फिर से सुर्खियों में है। जी, वहाँ लगातार भूकंप आ रहे हैं और अधिकारियों ने अलर्ट लेवल भी बढ़ा दिया है। तो ये ज्वालामुखी आखिर है कहाँ और इसकी खासियत क्या है? ये इंडोनेशिया के सबसे पश्चिमी प्रांत आचे में है और ये कोई साधारण ज्वालामुखी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। स्ट्रेटोवोल्केनो, ये शब्द सुनने में तो बड़ा भारी लगता है। आम ज्वालामुखियों से ये अलग कैसे है? बिल्कुल, देखिए, स्ट्रेटोवोल्केनो को एक परतदार केक की तरह समझिए। अच्छा। लावा की एक परत, फिर राख और पत्थरों की दूसरी, फिर लावा की एक और परत। ये परतें इसे ऊंचा और नुकीला बनाती हैं, लेकिन साथ ही अस्थिर भी। मतलब इनमें विस्फोट का खतरा ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा। इसीलिए जब ये फटते हैं तो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं। दुनिया के लगभग 60% ज्वालामुखी, खासकर रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में, इसी तरह के हैं। वाह, ये परतदार केक वाला उदाहरण कमाल का है। अब ये हमेशा याद रहेगा। चलिए अब भारत के वन्य जीवों की ओर बढ़ते हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में एक शानदार शिकारी पक्षी देखा गया है, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल। जी, और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि ये पक्षी यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है। ये सर्दियों में प्रवास पर आता है। अच्छा, मतलब ये एक मेहमान पक्षी है। हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम एक्विला हेलियाका है। ये दक्षिण पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत जैसे गर्म देशों में आता है। और परीक्षा के लिहाज से इसकी क्या अहमियत है? सबसे जरूरी बात यह है कि IUCN की रेड लिस्ट में इसकी स्थिति वल्नरेबल यानी असुरक्षित है। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व अपने आप में भी तो काफी खास है ना? बिल्कुल सही। ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में है और 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। जी, और ये भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अहम हिस्सा भी है। और जहाँ तक मुझे याद है, ऑस्कर जीतने वाली मशहूर डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स की शूटिंग भी तो वहीं हुई थी। हाँ बिल्कुल, वहीं के थेप्पकड़ू हाथी शिविर में। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर चलते हैं। वेनेजुएला आजकल फिर से चर्चा में है। हाँ, हाल ही में अमेरिकी सेना ने वहाँ कुछ हमले किए हैं, इसलिए इसकी भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी हो जाता है। तो इसकी लोकेशन क्या है और यहाँ ऐसा क्या है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? देखिए, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर है। इसकी सीमाएं गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया से लगती हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। सिर्फ तेल या और भी कुछ है? तेल के अलावा कोयला, लौ अयस्क और सोना भी यहाँ भरपूर है। एंडीज पर्वत श्रृंखला भी यहाँ से गुजरती है और दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स वो भी यही है। वाह। और यहाँ की माराकाइबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इतने संसाधनों के बावजूद देश में अस्थिरता क्यों है? यही तो इसे एक जटिल जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनाता है। प्राकृतिक संपदा तो है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बहुत ज्यादा है। समझ गई। अब भारत की सामरिक स्थिति से जुड़ी एक खबर पर आते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने हाल ही में कार निकोबार एयरबेस पर एक अपग्रेडेड रनवे का उद्घाटन किया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। कार निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। और ये 10 डिग्री चैनल के पास है ना? बिल्कुल, ये चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है।
इस एयरबेस को अपग्रेड करने का मतलब है कि भारतीय वायुसेना अब यहाँ से बड़े और भारी विमानों को ऑपरेट कर सकती है। यानी हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी निगरानी क्षमता बढ़ जाएगी। हाँ, खासकर चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ये बहुत जरूरी था। और इस द्वीप का अपना एक दुखद इतिहास भी रहा है। 2004 की सुनामी ने यहाँ बहुत तबाही मचाई थी। जी, क्योंकि ये भूकंप के केंद्र से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ मुख्य रूप से निकोबारी आदिवासी समुदाय रहता है, जो एक अनुसूचित जनजाति है। अब पर्यावरण से जुड़ी एक चिंताजनक खबर है। गैलेक्सी फ्रॉग नाम का एक मेंढक है और कहा जा रहा है कि फोटोग्राफरों की वजह से उसका एक समूह गायब हो गया है। ये वाकई बहुत चिंताजनक है। गैलेक्सी फ्रॉग दुनिया के सबसे दुर्लभ मेंढकों में से एक है। गैलेक्सी फ्रॉग नाम तो बड़ा अनोखा है। इसकी काली त्वचा पर हल्के नीले धब्बे होते हैं, जो रात में आकाशगंगा जैसे दिखते हैं, इसीलिए ये नाम पड़ा। इसका आकार भी बहुत छोटा होता है, सिर्फ 2 से 3.5 सेंटीमीटर। और ये मिलता कहाँ है? ये केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में इसकी स्थिति भी वल्नरेबल है। मतलब इंसानी दखल इसके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। हाँ, और इसकी एक और खास बात है कि इसमें वोकल सैक नहीं होता। मतलब ये दूसरे मेंढकों की तरह टर्रा नहीं सकता। ये एक बहुत ही शांत और संवेदनशील जीव है। चलिए, अब अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से में चलते हैं और भारत में चल रही कुछ बड़ी योजनाओं और प्रशासनिक पहलों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना से। जी, ये प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर बन रहा है, जो हाल ही में एक दुर्घटना की वजह से चर्चा में था। ये एक रन ऑफ रिवर योजना है ना? इसका असल मतलब क्या होता है? सही समझे। देखिए, पारंपरिक बांधों में नदी का पानी एक बहुत बड़ी झील बनाकर रोक लिया जाता है, लेकिन रन ऑफ रिवर में नदी के प्राकृतिक बहाव का ही इस्तेमाल करते हैं। पानी को एक सुरंग के जरिए टरबाइन तक ले जाते हैं और बिजली बनाने के बाद वापस नदी में छोड़ देते हैं। अच्छा, तो इससे पर्यावरण पर असर कम होता होगा? सिद्धांत रूप में तो हाँ, बड़े पैमाने पर विस्थापन भी नहीं होता, लेकिन हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरंग खोदना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। समझ गई। इसी तरह की एक और बड़ी पहल जमीनी रिकॉर्ड को लेकर हुई है। सरकार ने लैंड स्टैक लॉन्च किया है। ये क्या है? लैंड स्टैक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका सीधा सा मकसद है देश के सभी भूमि रिकॉर्ड्स को एक ही जगह पर लाना। एक ही जगह पर मतलब नक्शा, मालिकाना हक, सब कुछ, वो भी GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ। सोचिए, एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध हो। ये सुनने में तो क्रांति जैसा लगता है। हाँ, इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? फायदे बहुत हैं। सबसे बड़ा फायदा है पारदर्शिता। जमीनी विवादों और धोखाधड़ी में भारी कमी आएगी। और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी कम होंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही सरकार ने राजस्व शर्तों की शब्दावली भी जारी की है, ताकि पूरे देश में जमीन से जुड़े शब्दों का एक ही मतलब हो। ये तो वाकई एक बड़ा सुधार है। जमीन के बाद अब जमीन के नीचे यानी खनिजों की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी DMF आजकल चर्चा में है। ये क्या होते हैं? DMF यानी जिला खनिज फाउंडेशन उन जिलों में बनाए गए गैर लाभकारी ट्रस्ट है जहां खनन होता है। अच्छा, तो इनका काम क्या है? इनका सीधा सा उद्देश्य है खनन से प्रभावित लोगों और इलाकों की भलाई के लिए काम करना। क्योंकि खनन से पर्यावरण और स्थानीय जीवन पर बुरा असर पड़ता है, तो उसकी भरपाई के लिए ये एक व्यवस्था है। और इनके लिए फंड्स कहाँ से आते हैं? ये पैसा खनन करने वाली कंपनियों से ही आता है। उन्हें अपनी रॉयल्टी का एक निश्चित हिस्सा 10 से 30% DMF में जमा करना होता है। और इस पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है? इस पैसे का इस्तेमाल प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत होता है। नियम कहता है कि कम से कम 60% फंड पीने के पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों पर खर्च होना चाहिए। मतलब कानून की मंशा तो बहुत अच्छी है। मंशा अच्छी है, बस उसे सही भावना से लागू करने की जरूरत है। चलिए, अब अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो जुड़ा है टेक्नोलॉजी और भविष्य की तैयारी से। भारत की राष्ट्रपति ने हाल ही में सौर नाम की एक पहल में हिस्सा लिया। ये AI से जुड़ा है ना? जी, SOAR यानी स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस। ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक शानदार पहल है। तो ये प्रोग्राम बच्चों को असल में क्या सिखाएगा? इसका लक्ष्य सिर्फ बच्चों को AI का यूजर बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें AI के साथ सोचना और नई चीजें बनाना सिखाना है।
ये प्रोग्राम कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों और शिक्षकों पर केंद्रित है। ताकि भारत एआई इनोवेशन में एक ग्लोबल लीडर बन सके। बिल्कुल। भविष्य की एक और टेक्नोलॉजी जो अब हमारा वर्तमान बन चुकी है वो है वाईफाई। बीएसएनएल ने इसे देश भर में शुरू कर दिया है। हाँ, इसे वाईफाई कॉलिंग भी कहते हैं और ये बहुत उपयोगी तकनीक है। ये काम कैसे करता है? ये आपको आपके मोबाइल नेटवर्क की जगह वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके कॉल करने की सुविधा देता है। मान लीजिए आप किसी बेसमेंट में हैं जहां मोबाइल का सिग्नल नहीं है, लेकिन वाईफाई है, तो कॉल कटने की समस्या नहीं होगी। हाँ, और कॉल की क्वालिटी भी एकदम साफ होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लगता। और अंत में स्वास्थ्य से जुड़ी एक खबर, सेलुलाइटिस ये क्या बीमारी है? सेलुलाइटिस एक आम बैक्टीरियल त्वचा संक्रमण है। ये ज्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस और स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसके लक्षण क्या हैं? इसमें त्वचा, खासकर पैरों की त्वचा, लाल हो जाती है, सूज जाती है और छूने पे गर्म लगती है। क्या ये एक से दूसरे में फैलता है? नहीं, ये संक्रामक नहीं है, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो उन्हें इसका खतरा ज्यादा होता है। इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से आसानी से हो जाता है। तो ये थी 4 जनवरी 2026 की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने गहराई से बात की। हमने ज्वालामुखी से लेकर गवर्नेंस सुधारों और भविष्य की टेक्नोलॉजी तक का सफर तय किया। आज की बातचीत से एक बात तो साफ है, चाहे वो हिमालय में बन रहा कोई पावर प्रोजेक्ट हो या किसी दुर्लभ मेंढक की तस्वीर लेने की हमारी इच्छा, हर कदम पर यह सवाल पूछना जरूरी है कि हमारी गतिविधियों का पर्यावरण और समाज पर क्या असर पड़ रहा है। संतुलन ही कुंजी है। बिल्कुल। और आज की चर्चा से सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह लैंडस्टैक देश भर के जमीनी रिकॉर्ड को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रहा है, क्या इसी तरह की कोई एकीकृत डिजिटल पहल भारत की नाजुक जैव विविधता की निगरानी और संरक्षण के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां गैलेक्सी फ्रॉग जैसे दुर्लभ जीवों के आवास और संवेदनशील इकोसिस्टम पर रियल टाइम में नजर रखी जा सके। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी मिलेंगे अगले विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।